Hello students, a very warm welcome once again to all of you. So what exactly we are planning to discuss today, that is mentioned over here. Fine. So हम लोग आज JEE एडवांस पैटर्न की जो PPT है, मतलब जिस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, और वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हमारा एडवांस पैटर्न को हमने फॉलो अप करने की कोशिश की है. As you are aware that in advanced JEE advanced exam there are so many types of questions. Fine. वन ऑप्शन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो हम लोग उसी तरीके से इसको मूव कराएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर वन, देन आई विल टेल यू हाउ यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, मैं उसको एलेबरेट कर देता हूं क्वेश्चन कि कैसे, मतलब क्या कहा गया. उसके बाद आप वीडियो रोक दीजिए, फिर आप खुद से आंसर ट्राई करिए. आफ्टर दैट आप वीडियो रन करके ये देखो कि क्या ये आंसर ठीक है, क्या अप्रोच ठीक है. क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक ही क्वेश्चन फिजिक्स में कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. सो आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं आप सिर्फ वही फॉलो करो, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चन समझा, वीडियो रोक दिया, ट्राई किया, फिर वीडियो रन करके आंसर को देखा, ठीक है. So here comes your question number one. This is associated with electric field and potential. और क्वेश्चन 1 और 2 ये देखिए दोनों जो है वो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट के हैं, जिसमें कि सिर्फ आउट ऑफ 4 जो है कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है. तो ये रिलेशन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है. पोटेंशियल, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो बेसिक सा रिलेशन होता है, याद आया, जहां d होती है स्पेसिंग बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उसी से हमें रिलेशन मिलती है dr. अब हम लोग r क्यों लेते हैं? r इसलिए लेते हैं क्योंकि r हमारा अगर पोजीशन वेक्टर है तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड के कैप. तो ये तरीका है हमारे इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक. तो इसी अप्रोच के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है, आइए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो मैं लिख देता हूं, सॉरी, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक. जो अभी यहां पे रिलेशन मैंने लिखी थी उसी को मैंने यहां पे एलेबरेट किया. अब देखिए E का वैल्यू ये है, चलिए रखना शुरू करते हैं. माइनस लगाइए, लिखिए y i कैप, सिंपल डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं किया गया है, x j कैप. दूसरे ब्रैकेट में आपको अब dr के लिए क्या लिखना है, तो dx i कैप dy j कैप dxyz k कैप, ठीक. कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले का हम लोगों ने एक्सपेंशन कर लिया. चलिए अब अप्लाई करना शुरू करते हैं. तो y के साथ dx का हम जो लगाएंगे उसका तो कोई आउटकम आने वाला है नहीं, तो फाइनली अगर मैं इसको लूं तो मैं इसे कह सकता हूं, ये मुझे मिलेगा माइनस वाई डी एक्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको, प्लस एक्स डी वाई, ठीक है. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मुझे देगा माइनस डी एक्स वाई. फाइन. आफ्टर, अब देखिए ये किसके बराबर है, dv के बराबर, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v. तो क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं. आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है. अब इसे मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो मुझे मिल जाएगा v, ठीक. v इज इक्वल टू माइनस, देखिए साफ साफ दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन, माइनस एक्स वाई, और भाई प्लस एक हम लोग डाल देंगे इसमें इंटीग्रेशन का कांस्टेंट. तो ये आपका आंसर है. अब अगर हम लोग इधर आए तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो a है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है. बहुत ही एक फंडामेंटल और एक बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के साथ इसकी हम लोगों ने शुरुआत करी है, ठीक. ये बड़ा बेसिक रिलेशन है, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है. और रही बात इंटीग्रेशन वगैरह की, तो आप लोग 12th में आ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज के,
IIT की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, सो दैट्स आई एम श्योर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, होता क्या है, मैंने ये क्वेश्चन रखा क्यों, एक तो इससे बेसिक हमारा एक रिवाइज हो गया। दूसरी बात ये, कई बार बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग एक इनर्शिया में रहते हो कि IIT JEE के एडवांस एग्जाम में क्या इतना बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, और फिर आप उसको गलत करते हो। तो आप जैसे क्रिकेट खेलने में बॉल की मेरिट डिमेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिट करते हो तो अच्छा स्कोर करते हो, सेम इज द केस विद द क्वेश्चंस फॉर JEE एडवांस एग्जाम। रीड द क्वेश्चन, थिंक द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2, capacity of an isolated sphere is increased n times when it is enclosed by an earthed concentric sphere. The ratio of their radii is। ठीक, इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जरूरी है। जब आप अपना चैप्टर ये पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, तो उसमें जब हेडिंग आती है कैपेसिटर, तो शुरुआत की जाती है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, और उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आप याद करो तो वो हम लोग इस टाइप से डिफाइन करते हैं। ये रिजल्ट होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। एक छोटा सा डायग्राम मैं दे देता हूं, आई होप कि उसके बाद आपको थोड़ा सा आसानी होगी इसे समझने में। मान लीजिए मेरे पास एक R1 रेडियस का, है ना, आइसोलेटेड स्फीयर था, तो इसकी कैपेसिटेंस C1 अगर मैं लूं तो C1 मुझे मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि इसको इनक्लोज्ड कर दिया गया एक अर्थेड कंसेंट्रिक स्फीयर से। कंसेंट्रिक है, रेडियस तो कुछ डिफरेंट ही है उसकी, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि इसको हमने ऐसे इसके अंदर रख दिया, है ना, और ये अर्थिंग हो गई हमारी, ये रेडियस R1 ही है, इसी को उठा के इसके अंदर रखा है, और ये रेडियस हमारी R2 आ गई। ठीक, तो अब मुझे ये पता लगाना है कि R1 R2 का रेशियो क्या होगा, टारगेट है मेरा। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग इसकी कैपेसिटेंस C2 कह देते हैं। R1 अपॉन R2 कितना होगा, वो हमारा टारगेट है। अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने मैंने एलोबरेट भी कर दिया, मैं हट जाता हूं पिक्चर से, आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए कि टारगेट क्या है और करना क्या है मुझे। ठीक, अब वीडियो पॉज कर दीजिए, आराम से सॉल्व करिए। वेलकम बैक आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। आई होप आपने रोक के जरूर ट्राई करा होगा। अब हम लोग जरा इसको ट्राई करने चलते हैं। पहला फॉर्मूला जो आपने गलत हो सकता है किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत किया होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गलत लिखा हो, वो होगा C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम आती है जब अर्थिंग हो जाती है, तब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एक तो ये फॉर्मूला आप लोग मिस करते हो, फाइन। अच्छा, गिवन है कि जो C2 है वो C1 का n टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक, तो अगर ये गिवन है तो देखिए, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, C1 की वैल्यू मेरे पास ये वाली है और C2 की वैल्यू मैंने यहां लिख ली है। अब इसको मैं बराबर कर देता हूं n टाइम्स ऑफ दिस। ठीक, तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, फाइन। तो आपको बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं बिकॉज बेसिक्स इसमें इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू NR1, सॉरी NR1। ठीक है ना, इस रिलेशन को n से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये टर्म मेरे को बच गया। अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कह रहा हूं कि R2 बाई R1 है n अपॉन n माइनस 1। ठीक, तो अब हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं। आप यहां मैंने R1 R2 कर दिया है, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस लिखा था। तो अब ऑप्शन देखिए, मन में आपकी यही चीज आएगी क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं गया है, 2/1 या जो भी है सॉल्व करिएगा, आपको ये मिलेगा। मैच कर लेते हैं ऑप्शन, तो n अपॉन n माइनस 1, क्या मुझे कोई ऑप्शन मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, बी ऑप्शन। इसका मतलब है वो R2 बाई R1 आपसे निकलवाना चाह रहे हैं। R1 बाई R2 होता तो जानते क्या हो जाता, n माइनस 1 अपॉन n आ जाता।
तो ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी अगर हो तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रखा था। जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज आपको यही पढ़ाई जाती है, टीचर आपको इसका डेरिवेशन भी करवाता है, ठीक है। और फिर वहां से कॉन्सिक्वेंस ये आता है कि हाउ यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस विदाउट डूइंग आई मीन इंक्रीजिंग द साइज और लाइक दैट। आप क्या करते हैं, उसमें आप रख देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और फिर उससे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन इन द सेंस जो डायग्राम अवेलेबल है इस क्वेश्चन के साथ मैंने एग्जैक्टली उसको मतलब वो किया हुआ है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ऑप्शंस देखें तो इस डायग्राम के बेसिस पे ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए इसको कर रहा हूं, आपने देखा होगा जेईई एडवांस एग्जाम के बाद नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे कि ये क्वेश्चन गलत थे। आप तो उसके ऊपर काफ़ी फाइट मारते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल में, आपका टाइम भी जाता है और टेम्परामेंट भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो उनको थोड़ा सा किस तरीके से हम लोग टैकल करें, यही सोच के मैंने रखा हुआ है। इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं। फिगर जो है वो दिखा रही है सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीसरी करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर क्या सजेस्ट कर रही है, ठीक है। अब बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिखाई गई हैं। द फिगर सजेस्टेड दैट E और B किस तरीके से है, मतलब EA की वैल्यू ज्यादा है या EB की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, इसका आंसर अगर आप करने चलो तो आप ये कहोगे कि सर डायग्राम देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के यहां पे करीब आ रही हैं, यहां पे दूर हैं, तो इसको देखने से तो मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि भाई EA जो है वो EB से ज्यादा स्ट्रांग होगा। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास पास होती हैं सो दे आर मोर स्ट्रांग। तो एक ये ए ऑप्शन तो करेक्ट है भाई, ये तो मुझे एज इट इज मिल गया। मैं हट जाता हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो मुझे साफ दिख गया। इसका रीजन मैं क्या लिखूं, सिंपल से आप ये समझ लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होती हैं उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होती हैं। तो बी पॉइंट पे आप देखो कितनी दूरी है और ए पॉइंट पे करीब है, तो ये पहला पार्ट तो हो गया। अब इसमें कह रहा है कि मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। आपके मन में भी कंफ्यूजन आएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। नहीं पता लग रहा है मत करिए, छोड़ दीजिए। एक आपने सही किया, पॉजिटिव मार्क्स आएगा। अब मान लीजिए आपकी समझ नहीं आ रहा और आपने गलती से सी सही था डी कर दिया या डी सही था सी कर दिया, तो वो जो गया पॉजिटिव वो तो गया ही और माइनस मार्क्स और आए। तो ऐसे क्वेश्चंस में बी वेरी केयरफुल। चलिए अगले वाले पे थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं। अब देखिए बी ऑप्शन की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी ओनली एंड ओनली वन फैक्ट करेक्ट था, वो हम लोगों ने पता लगा लिया। अब ये बड़ा अच्छा गेम बन गया। अब करेक्ट तो सी या डी में से ही कोई होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जी अगर इसको लॉक किया जाए किसी को तो पता चलेगा कि भाई कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बी ऑप्शन को तो अब आप भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है कंसीडर करने की। इसे कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, जहां पे आप थोड़ा सा कहना चाहिए इंटेलिजेंट अप्रोच लगाते हो और अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। चलिए हम लोग जरा बात करते हैं बी की। जब मैंने शुरुआत करी थी, ठीक है, तो शुरुआत में मैंने एक रिलेशन लिखा था पहले क्वेश्चन पे ही, V इक्वल टू ED DV इक्वल टू माइनस EDR। अच्छा, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती हैं, हाँ माइनस का साइन वहां पे फॉर्मूले में था। अच्छा, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि VA जो है वो VB से कम होगा।
भाई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं और हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती हैं, तो इसका मतलब है यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल साइड। सोचिए, अब ये अगर करेक्ट आ गया और ये बिल्कुल फंडामेंटल फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर अब मुझे सी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अब वो ये कह रहा है मोर देन वन, हाँ भाई हो गया, ए और डी करेक्ट है, बी इम्पॉसिबल है, सी भी नहीं होगा। सी क्या कह रहा है, वी ए इज ग्रेटर देन वी वी, ना ना, फैक्ट क्या है, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएंगी। फिनिश। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं, दे आर सो सिंपल। योर अप्रोच, अभी तक तीनों के तीनों क्वेश्चन फंडामेंटल्स पे बेस रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ऑब्वियसली 4-5 की बात करेंगे, 7-8 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 4 और 5 दो मैंने रखे हैं कंप्रेहेंशन टाइप। कंप्रेहेंशन टाइप का मतलब हो गया कि एक कोई छोटा सा पैराग्राफ गिवन है आपको, पीस ऑफ पैरा इंफॉर्मेशन, और उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप लोग यूज करके आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, A charge cube is equal to -2 into 10 to the power -9 C is placed at 1 meter, 2 meter, 3 meter. Fine. There is a point P, 2 meter, -3 meter and 4 meter. Fine. अब आपको पता लगाना है कि एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q इनमें से कौन सा होगा। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये सब तो जाइए भूल, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। ठीक है, तो वेक्टर अगर मुझे मिल जाए तो मॉड तो मैं किसी भी टाइम पे निकाल लूंगा। तो थोड़ी देर के लिए इन चीजों को मैं भूल जाता हूं। सबसे पहला काम है मेरा उस यूनिट वेक्टर को निकालना। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, चार्ज आपको गिवन है, चार्ज रखा गया है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब आप देखिए 3D डायग्राम में यहां पे तो नहीं बना पाऊंगा, क्या करिए, क्लोज करिए आईज। ठीक, जिस रूम में बैठे हैं, X, Y, Z, और सोचिए एक 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, मतलब यहां हवा में कहीं पे चार्ज रखा है, तीनों कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट है 2m, 3m, 4m का, वो कहीं है भाई, वो भी 3 डायमेंशन में है। आपको पता लगाना है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q क्या होगा। चार्ज Q निगेटिव है, ध्यान दीजिए वहां पे गिवन है, निगेटिव है तो फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। ठीक, अब वो मैं कैलकुलेट करने चल रहा हूं। थोड़ा सा ये पोर्शन इधर अगर छिप जाएगा तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पहली चीज, चार्ज निगेटिव है, ध्यान रखिएगा, गिवन है। आप लोग कई बार गिवन इंफॉर्मेशन को भी मिस कर देते हैं। यूनिट वेक्टर आर का फॉर्मूला आप डालेंगे, पूरा फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, कोई इतना बड़ा फॉर्मूला है भी नहीं भाई। ठीक है, सो R1 माइनस R2 अपॉन, वीडियो रोक के इसे जरूर ट्राई करिएगा अपनी तरफ से, ट्राई बाई योर सेल्फ, छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। ठीक, अब जरा वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। तो R1 माइनस R2 कितना आएगा, वेक्टर है कहां, I J K I माइनस J K। ठीक, यहां से वेक्टर बनाना है मुझे, तो R1 माइनस R2 अगर मैं रखना चाहता हूं तो मैं रखूंगा 1 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा सारी वैल्यूज पुट नहीं करूंगा, 1 माइनस 2 आई कैप बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखिए, 2 माइनस माइनस प्लस 3, उसी तरीके से अगला 3 माइनस 4। अब ये सारा कुछ आपको अपने आप लिख लेना है। ठीक है, के कैप, इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये मुझे सॉल्व होने के बाद देगा माइनस आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 3 माइनस 4, नहीं माइनस के कैप।
आप कहोगे सर इतना छोटा सा वो था, इसमें आपको कुछ लिखने नहीं चाहिए था, डायरेक्ट यहाँ बता देना चाहिए था। भाई दिक्कत ये हो जाती है ना कि फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये बाद में कमेंट लिखेंगे कि इसमें तो सॉल्व कराया ही नहीं, जबकि इसमें कुछ सॉल्व कराने लायक ऐसा था ही नहीं। चलिए जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन करेक्ट हुआ। -i + 5 - k, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये बेकार, ये बेकार, ये वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, आपको दिख रहा है। अच्छा जरा मॉड चेक कर लेते हैं। तो 1 1 जा 1 + 5 5 जा 25 एंड दिस, उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 25 1 26 1 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अब ये जरा आप लोग ध्यान रखिए, ये इतनी 2 लाइनें, जानते हैं क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के ऊपर बेस है। अब चूंकि यहां पे एक स्लाइड में मेरी लिमिटेशन है कि मुझे उतना ही दिखाना है, ठीक है, तो इसलिए अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में तो ये ऐसे लिखा होता है, स्टेटमेंट उसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे। हम लोग अगर इसमें प्रेजेंटेशन में ऐसे डालते तो गैप नहीं है, आप देख ही रहे हो, आता नहीं वो। सो आपको जो स्टेटमेंट यूज करना है वो यही वाला है। क्वेश्चन मैं अब आपको अगला दिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन 5वां इसी के ऊपर बेस है। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट P, निगेटिव चार्ज रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जुड़ा होगा, इनवर्ड होगा, चार्ज की तरफ होगा, निगेटिव है, उसका आपको कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ भाई, इस चार्ज के कारण जो हवा में रखा है यहां पे 3 डायमेंशनली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स वाई जेड तीनों में होगा, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का वो निकालना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, चलिए आप लोगों को कूलाम्ब का लॉ वेक्टर फॉर्म में बताया गया है। इस पूरे क्वेश्चन में उसी का यूज किया गया है। ठीक है, के, ये के मैं नॉर्मली यूज करता हूं 1/4πε0 के लिए। मैं यहां लिख देता हूं जिसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो, वेयर k = 1/4πε0। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज हम लोग रख लें तो Q/R3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, R1 - R2। अभी हम लोगों ने बस 20 सेकंड पहले ही इसकी वैल्यू यूज करी है R1 R2 की। ये कितने के बराबर होता है? 9 × 10⁹। चार्ज की वैल्यू मैं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर का डायग्राम दिखाता हूं, स्टेटमेंट। तो Q की वैल्यू आपके पास है, कितनी वैल्यू है? -2 × 10⁻⁻9। ठीक, अब ये R³ की वैल्यू देख लीजिए। तो R³ की वैल्यू अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने सॉल्व भी किया, आपके पास ये आंसर है, ये देखिए, ये डिस्टेंस है, ये रख लिया 3√3। और वेक्टर कौन सा था? तो भाई ये वाला वेक्टर था, यही वाला वेक्टर रख लीजिए यहां पे, -i कैप + 5j कैप -k। ठीक, अब जब इस वेक्टर को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करने के बाद में वो यही मिल जाएंगी, दैट विल गिव यू 2/9√3। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 2/√9(3), ये देखिए, 9 9 जा 81 और 3 3 1 जा 3, 243। ठीक है, और ये 9, तो यहां से अगर आप देखो सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, तो थिंग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट ओवर हियर, दे आर रादर सिंपल। हम लोगों ने सिर्फ वो वेक्टर्स यूज किए हैं, ठीक है, और उन वेक्टर्स में इन वैल्यूज को यूज किया हुआ है। तो अब इस वीडियो को हम लोग बहुत लंबा नहीं करेंगे, फाइन, छोटे छोटे वीडियोस रहें, आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। सो वी विल क्लोज दिस वीडियो ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर कोई वीडियो इसमें 11 12 13, ऐसे कर करके हम लोग इनको बढ़ाते रहेंगे। फाइन, तो फिर सून आई विल कम विद मोर यू कैन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो कुछ एडवांस पैटर्न से ही इन्फ्लुएंस्ड होंगे। सो टिल देन keep revising, keep working by stopping video, running the video, and enjoy the you can say solution of these questions. Fine, thanks a lot.